क्लास 6 के लिए संस्कृति चतुर्दश पाठ है हमारा, यानी 14वां पाठ है जीर्णोद्धार कथा। उसका मैं हिंदी अनुवाद बता रही हूँ, आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो अपने साथ पेंसिल जरूर रखिएगा, ताकि कठिन शब्दों का हिंदी रूपांतरण आप वहाँ पे लिखते चले, ताकि आपको अनुवाद करने में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई न हो। तो देखिए, अपनी किताब निकालिए और उसमें देखिए, कस्मिंश्चित् नगरे जीर्णधन नाम वणिक वसति स्म। हाँ, किसी नगर में जीर्णधर नाम का एक व्यापारी था। स च धनक्षयात् देशांतरं गमनम्ना अचिंत्यन्। हाँ, उसके पास धन खत्म होने पर वह विदेश धन कमाने के लिए जाने के लिए सोचने लगा। यानी उसके पास जब उसके घर में जब धन समाप्त हो गया तो वह धन कमाने के लिए विदेश जाने को सोचने लगा। तस्य च गृहे पूर्व पुरुषोपार्जिता लोह भार घट्टिका तुला आसीत्। हाँ, उसके पास में घर में पुराने जमाने का, यानी पुराने लोगों के पास से एक तराजू था। लोह भार घट्टिका, तराजू और बाट जाता है ना, वो जिसे नापा जाता, तौला जाता है, वो लोह भार घट्टिका तुला आसीत्। तां कस्यचित् धनवन्त गृहे निक्षेपभूता कृत्वा देशांतरम् अगच्छत। उसने क्या किया, उस लोहे की तराजू को और उस भार को उसने किसी धनिक के यहाँ रखवा दिया और विदेश चला गया, यानी धन कमाने के लिए विदेश चला गया। तत्सुचीर कालः देशांतरं यथेच्छया धनम अर्जित्वा पुनः स्वपूर्वम आगत्य। हाँ, अब बहुत लंबे समय तक विदेश में अपनी इच्छा के अनुसार उसने धन अर्जित किया और वापस अपने गांव, अपने घर आया। तो धनवंत उवाच भव श्रेष्ठिन। और जब वो घर अपने वापस आया तो उसने वो धनिक के पास, जिसके पास लोहे का तराजू रखा था, उसके पास गया और कहा, भव श्रेष्ठिन, हे श्रेष्ठ, मैं सा निक्षेप तुला दीयता स आह। मैंने जो तुम्हें तराजू दिया था उसे मुझे दीजिए। स आ, उसने कहा, यानी उस श्रेष्ठ ने, श्रेष्ठ जो था धनिक श्रेष्ठ, उसे कहा, भव, हे, त्वदीया तुला नास्ति, तुमने जो मुझे तराजू दिया था वो अब नहीं है। सा मुशिके भक्षिता, वह, यानी उस तराजू को चूहे ने खा लिया है। जीर्णधर उवाच अस्मिने तो दोष नास्ति। जीर्णधर ने सांस भरते हुए, कोई बात नहीं है, ऐसे कहा कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। परम अहं नद्या स्नानार्थ गमिष्यामि, लेकिन मैं इस समय नदी में स्नान करने जाऊंगा। अब वो बोलता है इसमें आपकी कोई दोष नहीं है, लेकिन वो ये भी साथ में कहता है कि मैं इस समय नदी में स्नान करने जाना चाहता हूँ। तत् त्वं आत्मीय धनदेव नामना पुत्र मया सह प्रेषय। मैं नदी में नहाने जाऊंगा, इसीलिए आप अपने धनदेव नाम के पुत्र को मेरे साथ भेजिए, ताकि, मतलब कहने का तात्पर्य ये था कि जो वो वस्तुएं उसके पास थी, उन वस्तुओं को देखभाल के लिए मैं नदी में नहाऊंगा और उस वस्तु की देखभाल के लिए धनदेव नाम के पुत्र को मेरे साथ भेज दीजिए। श्रेणी और दत्त। अब उस श्रेणी ने कहा, उस धनिक ने कहा, भव पुत्र, हे पुत्र, अनेन सह स्नानोपकरण आदाय गच्छ। अब उसने अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कहा, हे पुत्र, स्नान के लिए जितने सामान की आवश्यकता होती है उसे लीप लो और इनके साथ जाओ। तदनंतर वणिक नद्या स्नात्वा नदी गुहाया मत शिशु प्रक्षिप्य गुहा द्वारम सील्या आच्छाद्य सत्वर श्रेष्ठिन गृह आचार्य। उसके बाद वह जो व्यापारी था जीर्णधर, नदी में स्नान करके नदी के तट पर जो गुफा बना हुआ था उसमें श्रेणी के पुत्र को, उस बच्चे को डालकर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। क्या किया, अब वो गया वहाँ पे स्नान किया। स्नान करने के बाद नदी के किनारे एक गुफा बना हुआ था, उस गुफा में उस बच्चे को डालकर उसके दरवाजे को बंद कर दिया। श्रेणीतम उवाच कथयता मम शिशु त्वं सह नदी गत्र पुत्रासि। अब
उस श्रेष्ठ था उसने जीर्ण धर्म से पूछा कि मेरा पुत्र जो तुम्हारे साथ गया हुआ था नदी के साथ तुम्हारे साथ नदी के तट पर गया था वह कहाँ है। अब जीर्णधर ने कहा नदी तटाना सस्यनेन वृत्त। अब उसने क्या कहा कि नदी के तट पर उसे किसी बाघ पक्षी ने उड़ाकर लेकर चला गया है। श्रेष्ठी अवगत। अब श्रेष्ठ ने कहा मैं तुम सूत शीघ्रम समर्पय अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि। अब उस श्रेष्ठी ने कहा तुम मेरे पुत्र को तुरंत मुझे दो वरना मैं तुम्हें राजकुल यानी राजघराने में राजा के सामने उपस्थित करूंगा। एवं तो विवद मानो राजकुल अगच्छता। अब इस प्रकार से दोनों में वाद विवाद उत्पन्न होने लगा। श्रेष्ठी ने वार्ता श्रुत्वा धर्माधिकारी तम उवाच राजकुल अगच्छता है। अब ये सब वाद विवाद होने की वजह से वे दोनों राजकुल मतलब राजघराने जहाँ पर सारे केस का सारे निर्णय होते थे वहाँ पर जाते हैं। हाँ, अब उनकी बात सुनकर धर्माधिकारी ने कहा हे समर्पित्याम श्रेष्ठी सुतम स आ नदी तटाना सैनेन। मतलब अब धर्माधिकारी ने उससे कहा कि तुम इसके पुत्र को लौटा दो। अब जीर्णधर जो था जिसे जो व्यापारी था उसने कहा हाँ समर्पिताम श्रेष्ठी सुतम स आ नदी तटान। उसने कहा नदी तटान सैनेन शिशु अपहृत। नदी के किनारे से बाज ने शिशु का अपहरण कर लिया है। एतत् श्रुत्वा विहस्य धर्माधिकारी प्रवाच्य सत्यम न अविदितम भवति। इतना सुनकर हंसते हुए धर्माधिकारी ने कहा कि ये सत्य नहीं हो सकता। प्रवाच्य सत्यम न अविदितम भवति। भाई पॉसिबल है कि 10-12 साल के बच्चों को कोई बाज पक्षी उठा के लेके चले जाए, तो वही कहता है कि ये सत्य, धर्माधिकारी ने हंसते हुए कहा कि ये सत्य नहीं हो सकता है। किंचित शिशु हर्तु समर्थ। कहा ये सत्य नहीं हो सकता, बाज शिशु को हरने में समर्थ नहीं है। भव महाराज। अब जीर्णधर ने कहा यदि शयन बाला न नयति तदा लोह भार घटिका तुला मूषिका न भक्षति। अब उसने कहा भक्ष्यन्ति। अब उसने कहा हे महाराज यदि बाज पक्षी किसी बच्चे को किसी बालक को उड़ाकर नहीं ले जा सकती, ठीक उसी प्रकार से लोहे का तराजू भी कोई चूहा नहीं खा सकता। तत्सा विहस्य। अब इतना सुनकर जो धर्माधिकारी था हंसने लगा। तो परस्पर संबोध्य तुला शिशु प्रदाने संतोषित हो। अब ये सब सुनकर उसने कहा कि सारी बातें जानते हैं कि आखिर क्यों उसने लोहे के तराजू को इस प्रकार से कहा था। तो उसने कहा कि आप उसे लोहे की तराजू वापस करिए और आप इनके बालक को वापस करिए। और एक दूसरे को लौटाकर दोनों मतलब अब क्या हुआ था तो परस्पर संबोध्य तुला शिशु प्रदाने संतोषित हो, यानी दोनों ने एक दूसरे को एक को तराजू दिया और एक को बालक दिया और इस प्रकार से दोनों को संतुष्टि प्राप्त हुई। इस तरह से ये कहानी चतुर्दश पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब इसके प्रश्न उत्तर मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। हेलो एवरीवन, कक्षा 6 के लिए संस्कृत चतुर्दश पाठ है ये जीर्णधर कथा, जिसका मैंने हिंदी अनुवाद आपको बता दिया है। अब आपको यहाँ पर अभ्यास प्रश्न मैं बता रही हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न है संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो अब यहाँ से 3 अध्याय मैं आप लोगों को इसी तरह से बताऊंगी, जो अब आपको क्योंकि आपको 13 लेसन मैंने लिख के दिया है तो 14वें लेसन से आप लोगों को स्वयं ये अभ्यास करना है। तो देखिए सबसे पहला है क स देशांतर गमन कथम अचिंत्यत। हाँ, यानी पूछ रहा है कि वह क्यों गया था, जो जीर्णधर था वो मतलब देश को, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में क्यों गया था। तो आप ये कथम जो है ना, कथम लिखा है ना, तो वो कथम की जगह लिखेंगे धनछयात। हाँ, यानी किस तरह से लिखेंगे स देशांतर मगन नमना धनछयात अचिंत्यत। हाँ, इस तरह से लिखेंगे, यानी कथम की जगह क्या हो जाएगा आपका धनछयात। अब ख है
तुला कै भक्षिता, यानी तुला किसने खाया। हाँ, तो ये कै की जगह क्या आप लिखेंगे, मुशिके, यानी तुला मुशिके भक्षिता। तीसरा सवाल है नदी तटात शयनेन कहृत। हाँ, यानी नदी के तट पर बाज ने किसका अपहरण किया, तो ये होगा नदी तटात शयनेन शिशुहृत। ठीक, शिशुहृत। अब घ है धनदेव नाम पुत्र कस्यासित। हाँ, जो धनदेव नाम का पुत्र था वो किसका था। तो धनदेव नामना पुत्र श्रेष्ठा आशित, श्रेष्ठा आशित, हाँ श्रेष्ठ का था। ये आपका यहाँ पर प्रश्न उत्तर प्रश्न 1 खत्म हुआ है। अब आपको प्रश्न 2 मैं बता रही, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है तस्य च गृहे पूर्व पुरुष पार्जिता। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पूरी तरह से नहीं आ पाया इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है पूर्व पुरुषो पार्जिता आशित। ठीक, तो आपके रिक्त स्थान में क्या आएगा, पूर्व पुरुषा पार्जिता। अब ख है में सा निक्षेप तुला दियताम। ठीक, दियताम, में सा निक्षेप तुला दियताम। ठीक, रिक्त स्थान में आपका क्या आएगा, निक्षेप तुला। अब ग है त्वदीया तुला मुशिके भक्षिता। ठीक है, अब घ धर्माधिकारी प्रवाच सत्यम न अभिहितम भवता, यानी ये असत्यम न अभिहितम भवता। ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं आपके को इसी यहाँ से ही लिख कर दिया गया है। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने अभ्यास में देख लेंगे कि किस प्रकार से कहाँ क्या दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसके बाद भी लिख दिया है। अब संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो क है हम सब अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो वयम स्वम पुस्तकम पठाम, पठत नहीं है, गलत है, पठाम। ठीक, देखिए इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। अब दूसरा आपको पूछ रहा है तुम दोनों कल कहाँ गए थे। तो युवाम स्वम कुत्र अगच्छतम, गए थे है ना, यानी भूतकाल में है इसीलिए अगच्छतम। हरी कलम से पत्र लिखेगा, हरी कलमेन पत्र लिख्यंसति, ये गलत है। लिखिष्यति। वे सब गेंद से खेल रहे हैं, ते कंदुकेन क्रीडन्ति। ठीक, ते कंदुकेन क्रीडन्ति। अब ये है निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे निम्न शब्द दिया गया है, इसका वाक्यों में प्रयोग मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। निक्षेप भूताम सा निक्षेप भूताम भवति। ठीक, मुशिके सा मुशिके भक्षिता। प्रक्षिप्य बालकं गिरी गृहामाम प्रक्षिप्य आगच्छत। यानी ये जो आपको शब्द दिए जाते हैं वो अभ्यास में भी दिया रहता है। आप चाहें तो ये ना लिखकर अभ्यास से कुछ और देखकर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है नदी तटात, नदी तटात शयनेन हृत हृतम एतत् श्रुत्वा, क्या होगा, एतत् श्रुत्वा स चकितो भवति। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न खत्म हुआ है। अब 5वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए 5वां है निम्न शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। तो स्नानुपकरणम, इसका क्या होगा संधि विच्छेद, स्नान धन उपकरण, ये होगा आपका गुण संधि। अब मधवारी है, ये ध्यान दीजिएगा, ध है, यहाँ ह लिखा हुआ है लेकिन ये आधा ध है, तो होगा मधुधन अरि यण संधि। सदैव सदाधन एव वृद्धि संधि। विद्यालय विद्याधन आलय दीर्घ संधि। आप चाहे तो यहाँ पर संधि का नाम भी लिख सकते हैं। अब छठा है आपको पठ वध तथा गम धातु के लट और लंग लकार के रूप में लिखिए। तो मैं आपको गम का दोनों लकार बता रही हूँ, बाद में आपको पठ और वध को इसके आधार पर बना लीजिएगा। सिर्फ एक बता रही हूँ यहाँ पे। तो पहले गम धातु का लट लकार, तो इस तरह से लिखिएगा, पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम में होगा गच्छति गच्छता गच्छन्ति, मध्यम पुरुष में होगा गच्छसि गच्छतः गच्छतः, उत्तम पुरुष में होगा गच्छामि गच्छाव गच्छाम। अब लंग लकार लकार, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छः अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम
अगच्छाव, अगच्छाम। अब इसी प्रकार से आप किसका बनाएंगे, पठ और वद, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसी आधार पर आपको करना है। तो यहाँ आपका अभ्यास प्रश्न खत्म होता है। मैंने आपको ये हिंदी अनुवाद बता दिया है। तो आप सबसे पहले जब ये प्रश्न ये अभ्यास लिखेंगे तो सबसे पहला इसका अनुवाद लिख लीजिएगा, यानी इस सारे का अनुवाद लिख लीजिएगा। फिर आप अभ्यास प्रश्न की शुरुआत करिएगा। फिर अभ्यास प्रश्न पूरा लिखने के बाद जब आप छठे प्रश्न पर आएंगे तो वहाँ पर आपको गम धातु का मैंने आपको एक बता दिया, उदाहरण की सहायता से एक बता दिया है। अब दूसरा आपका पठ और वद, ये दो आप अपने उत्तर पुस्तिका में कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगला यानी पंचदश पाठ नीति वचनानी आपको मैं अगले वीडियो में भेजती हूँ।